पिछले क्लास में आपको बताया गया था स्टार्च के बारे में। और स्टार्च के बारे में आप ये जाने कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, प्लांट्स में पाया जाता है। और स्टार्च के अंदर दो डिफरेंट तरह का कंपोनेंट होता है, जिसमें एक को हम लोग एमिलोज और दूसरे को एमिलोपेक्टिन कहते हैं। आज हम एमिलोज और एमिलोपेक्टिन को समझेंगे, क्योंकि एमिलोज और एमिलोपेक्टिन ही एक्चुअल में स्टार्च। और दो तरह का सब्सटेंस है, दोनों का मिश्रण ही क्या है, मिक्सचर ही क्या है, स्टार्च है। तो ये बात आप ऑलरेडी पहले ही लिखे हुए हैं। मेनली इसमें हमको यही समझना है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। तो शायद यही था ना हेडिंग, एमिलोज लिखा दिए। एमिलोज के बारे में लिखा दिया गया होगा कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, पर लिखे हुए हैं ना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। 15 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च इज फाउंड बाय एमिलोज। और एक लास्ट बात इसमें लिखे होंगे कि यह अल्फा डी ग्लूकोज का अनब्रांच्ड पॉलीमर है। इट इज अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसका स्ट्रक्चर आज होगा। चलिए, स्ट्रक्चर जो होगा उसको आप अभी लिखिए उखिए मत, आप देखिए। देखिएगा तभी आप बना भी पाइएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा आप इसमें। तो शांत रहेंगे, इधर इधर देखिए। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एमिलोज के बारे में। ये तो हम जान रहे हैं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो हम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। जैसे मान लो, थोड़ा देखना, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर मत बनाना, छोटा छोटा बना के एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट किए। देखिएगा हम कर क्या क्या रहे हैं इसमें। बताइए तो कहाँ कौन कौन रहता है। यहाँ ऊपर पर क्या रहता है, नीचे में दो बार ओ एच, एच, ओ एच, एच, टी एच टू, ओ एच, एच। और यहाँ पर एच, एच ना होगा। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए आप। नंबरिंग यहीं से न होता था। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। और इसको हम बोलते थे छठा कार्बन। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ अल्फा डी ग्लूकोज का। पॉलीमर बनाना है तो इसके जैसे जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल की हमको जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो सिर्फ एक बनाए हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें और भी मॉलिक्यूल हम बनाते हैं। हमारे लिए ये काम आसान होगा, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम इसको कॉपी कर लेंगे। इधर देखो, ये कितना मॉलिक्यूल हम ले लिए, दूसरा। एमिलोज बन रहा है ये। अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल। इसी तरह से आप चाहें तो अल्फा डी ग्लूकोज का 4-5 मॉलिक्यूल और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कर लिए हम। कितना मॉलिक्यूल लिया गया, 4। अभी चारों का चारों अलग है, अभी तक कोई जुड़ा उड़ा नहीं है। आपको बताया गया था कि इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। C1C4 को चेक कीजिए तो आप, 1 पर OH, 4 पर OH, इसी दोनों OH में से एक H2O निकलेगा। और ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो यही ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड बना, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, तो जुड़ गया। यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, तो जुड़ गया। इसी प्रकार से ये यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यदि आप उतना स्ट्रक्चर बनाइएगा तो उतना कॉपी में तो एडजस्ट होगा नहीं। तो इस तरह से फ्री वैलेंसी दिखा के इस तरह से लाइनिंग कर दीजिए, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि और भी अल्फा डी ग्लूकोज इसके आगे लिए स्थान है, घूमते हुए अपना जाएगा। और वही काम इधर भी, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ आप वैलेंसी को फ्री कर दीजिए, यहाँ भी और जुड़ेगा इधर।
तो इस तरह से टोटल 4 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का आपस में जुड़ा। अब आप देखो कि ये एक चेन चल रहा है, कार्बन का नहीं, किस चीज का चेन चल रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज का चेन चल रहा है। और ये चेन लगातार जुड़ता चला जा रहा है। बीच में कोई चेन नहीं, बीच में कोई भी रिंग नहीं जुड़ा, मतलब यहां नहीं जुड़ा, यहां नहीं जुड़ा। इसका मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं हुआ है, इसीलिए बोला गया कि यह अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। दूसरी बात, यदि आप इस चीज को, इसी को हम एमिलोज कहते हैं। दूसरी बात ये कि यदि आप इसी को पानी में डाल के थोड़ा एसिड डाल दीजिए और इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो जितना भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये सब का सब टूट जाएगा और जैसे ओ एच था वैसे हो जाएगा। यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, और सब का सब आइसोलेट हो जाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा। तो डीपोलीमराइजेशन हो जाएगा। डीपोलीमराइजेशन का मतलब होता है कि पॉलीमर बना हुआ है उसको छत विछत कर देना, अलग कर देना, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज दे देगा। इसी को हम लोग एमिलोज कहते हैं। समझे? बनाइए, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अच्छा, छूट गया है, हर जगह छूटा हुआ है। कॉपी हुआ तो छूटा। देखो, ये एमिलोज का एक चेन रन किया है। क्या एमिलोज में एक ही चेन होगा? एमिलोज में ढेर सारा चेन होगा। और उस ढेर सारा चेन को यदि और ढंग से हम बनाना चाहें तो और भी ढंग से ये बनेगा। कैसे? दिखाते हैं कैसे। ये हुआ सेलेक्ट और अब होगा कॉपी। ये गलत हो गया। कैसे? नहीं, चीटिंग तो हम कभी नहीं किए हैं। ये हो गया तीसरा चेन, और इसके बाद होगा ना चौथा चेन। एगो ऊपर, एगो बीच में, एगो इधर, एगो इधर। सुनो पहले, अब तुमको ये देख के आश्चर्य लग रहा होगा
कि ऐसा ही क्या बना दिए, दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है ना। आप एक बात बताइए कि ऐसा लगता है कि एगो चेन काली स्थान में होगा, एगो चेन यहाँ हेमड़ा चौक पर, एगो मटिहानी में, एगो पानगाछी में, ऐसा होता है क्या? मॉलिक्यूल जब रहता है तो उसमें अरबों खरबों पार्ट रहता है उसका, और वो इसी तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखता है। सोचिए, खोजने वाला इस जटिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में ओरिजिनल चीजों को खोज लिया, और उस खोजे हुए चीज को हमारे जैसा साधारण आदमी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आप कितने साधारण है कि उसको भी समझने का प्रयास आप नहीं करते हैं। अब उतारिए। उतारिए। घर पर नहीं बनाइएगा इसको। बन गया तो लिखिए हीटिंग अगला। एमिलोज के बारे में सबसे पहला बात यह, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। दूसरा बात, 80 से 85% पार्ट जो है स्टार्च का होता है, उसका निर्माण इसी से होता है। तीसरा बात, जिस तरह से एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, उसी तरह से यह भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। चौथा बात जो डिफरेंस से संबंधित है, वह अनब्रांच्ड पॉलीमर था, यह ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। उसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ करता था, इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बन के चेन में, और C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ब्रांचिंग में। तो ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा, इसको जल्दी से कीजिए। और जरूरी नहीं है कि तुम 4 गो रिंग बनाओ, तुम 3 रिंग बना के भी दिखा दो तो काम चलेगा। 2 बना के मत छोड़ना, क्योंकि 2 में डायमंड जैसा लगता है। 3 बना देना तो ट्राइमर टाइप का दिखेगा। दिखेगा ट्राइमर, लेकिन है नहीं ट्राइमर। बताइए इस तरह का कितना मॉलिक्यूल होगा इसमें? इस तरह का इसमें 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल जोड़ना चाहिए, अब ना वो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएगा, नहीं तो फिर ये ट्राइसेकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। ये सब पॉलीसेकेराइड। कौन? एमिलोज भी, एमिलोपेक्टिन भी, और स्टार्च भी, सेलुलोज भी। लिखेंगे, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में घुलता है, ये वाटर में नहीं घुलता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, 80 to 85% part of starch is formed by amylopectin, it is branched chain of alpha D glucose in which C1C4 glycosidic bonds are present in बढ़िया आगे।
आर प्रेजेंट इन अल्फा डी ग्लूकोज चेन एंड C1C6 glycosidic bonds are present in branch. Are present in branched chain. अब सुनिए इधर, आप जो एमिलोज का स्ट्रक्चर बनाए थे वही स्ट्रक्चर फिर से बनेगा और सिर्फ वहीं पर नहीं रुकेगा, अब उस स्ट्रक्चर में और कुछ बनेगा। तो पहले तो हम इसको मिटाएंगे और फिर उसी स्ट्रक्चर पर जाएंगे, उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके कुछ फिर नया बनाएंगे और फिर उसको देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ तक लिख चुके हैं आप? तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलो यहाँ देखो तो, ले अब आएगा कैसे वो? अरे आना तो पड़ेगा, अब आएगा। देखो इधर तो बोर्ड कुछ स्लो हुआ है। जिस दिन खुद कमाने लगोगे ना उस दिन ये बात बोलना बंद कर दोगे। अभी मम्मी पापा से ठगने वाला काम करते हो, तो ये सब तो बोली तुमको खुद के लिए भी पुड़ेगा, दूसरे के लिए भी पुड़ेगा। चलिए देखें यहाँ, ये जो चेन है ये स्ट्रेट चेन है। सुनिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग हुई नहीं है। अब होगा इसमें ब्रांचिंग। पहले आप ये देखिए कि इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उपस्थित है, किसमें? चेन में। अब जब हम इसका ब्रांचिंग करेंगे तो उसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ब्रांचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट को काट के निकाल रहे हैं, जिसको हम कहीं पर जोड़ेंगे। काट के क्या मतलब, क्लोन करेंगे हम इसको। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से इसको काट के हटा देते हैं, ठीक है। और हम आपको यही उस समय कह रहे थे कि आप जरूरी नहीं है कि 4 कार्बन का रिंग बनाइए, आप 3 कार्बन का भी बना सकते हैं। ये 3 का बना हुआ है, इसको देखिए। देखो यहाँ तो, यहाँ पर क्या कीजिए, ब्रांचिंग में यहाँ पर आप जोड़ दीजिए कौन चीज, ओ एच। जो जुड़ा हुआ था अल्फा डी ग्लूकोज में जो था, इसमें ना आप ये कह रहे हैं कि इसमें और जुड़ेगा, इसमें और जोड़ना नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर नीचे में क्या जुड़ा हुआ था, ओ एच। आप बताइए कि ये आपको मेल्टोज अभी नहीं लग रहा है? कल दिन बताए हैं अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से मेल्टोज बनता है, तो ये मेल्टोज बना हुआ है। इसी मेल्टोज को क्या कीजिए, इसके C1 और इसके C6 पोजीशन पर देखिए, ये OH है यहाँ पर। हम चाहें तो इस OH को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। ये OH और ये OH, यही दोनों OH मिलकर
H2O बनाएगा और इस दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर CH2 जो था रह जाएगा, यहाँ से इस OH को थोड़ा हम साइड कर दे रहे हैं, यहाँ से यही बॉन्ड किसके थ्रू जुड़ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। हो गया, बन गया। इसी को क्या बोला जाता है, एमिलोपेक्टिन। अब देखिए तो क्या हुआ कि एक स्ट्रेट चेन तो रन कर ही रहा है, बीच से एक शाखा निकल गया, फिर यहाँ से भी शाखा निकल जाएगा, फिर आगे एक दो कार्बन के बाद फिर से शाखा निकल जाएगा, मतलब ये ब्रांच्ड होता चला जाता है। और इसी टाइप का आपको एक मॉलिक्यूल पढ़ना है, ग्लाइकोजन। आप उसके बारे में भी अभी ही सुन लीजिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं है। ग्लाइकोजन जो है ना, वो एनिमल बॉडी में पाया जाता है, मतलब जंतु जो जानवर वगैरह होता है उसमें, हम में आप में भी पाया जाता है ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इसके बारे में आप ये जानिए कि ये जो ग्लाइकोजन है, ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एमिलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। बस एक अंतर होता है कि इसमें ब्रांचिंग थोड़ा कम होता है, और ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पर ब्रांचिंग किए, तो हो सकता है कि इस पर ब्रांचिंग नहीं हो, अगला पर हो, फिर मान लीजिए 4 गो के बाद हो, फिर मान लीजिए 4 गो 5 गो के बाद हो। उसमें क्या होता है कि हर एक के बाद ब्रांचिंग होता है, या हर दो के बाद एक के बाद दो के बाद एक के बाद, मतलब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ब्रांचिंग ज्यादा होता है। ग्लाइकोजन ज्यादा हेवी ब्रांच्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू एमिलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया यहाँ से, उसको हम लिखाएंगे लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इसको आपको बनाना है। देखिए कैसे एडजस्ट कीजिएगा। इसमें दो तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहाँ पर, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है। इसी को एमिलोपेक्टिन कहते हैं। अच्छा एक बात और, इसके बारे में क्या बताया गया कि यह वाटर में घुलता नहीं है और वह वाटर में घुलता है। कभी सोचा कि इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसका? तो चलो हम बताते हैं इसका क्या कारण है। ब्रांचिंग होने की वजह से यह ईथर में कन्वर्ट कर गया, जिसमें हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और जो ब्रांच्ड नहीं था उसमें OH फ्री था ना, OH फ्री था तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा और वाटर में घुल जाएगा। तो जितना ज़्यादा OH ग्रुप रहेगा उसके घुलने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। एमिलोज में OH ज़्यादा फ्री रहता है, एमिलोपेक्टिन में ब्रांचिंग के कारण वो ईथर में कन्वर्ट कर जाता है, तो इसके घुलने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए एमिलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है और एमिलोज जो है वो सॉल्युबल है। उतारिए, उतारिएगा अभी या घर पर? घर पर इसको बनाना? नो 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 सर, नहीं, घर पर। इसका वीडियो हम पब्लिक कर देंगे आज, वहां से देख लेना। बहुत होगा तो फोटो तुम खींच सकते हो। अब दिन मत काटो यहाँ, इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, जगह छोड़िए। वैसे इसको समझने, सुनिए इधर हमारी बात सुनिए, 1 मिनट रुकिए। इसको समझने जैसा कुछ बात समझो कि एक सिंपल ब्रांच्ड चेन खींचना था तुमको, सॉरी सॉरी, अनब्रांच्ड चेन खींचना था, और इसमें एक नया बात क्या करना है, मेल्टोज को ला के C1C6 पर जोड़ देना, यही ना एक नया बात है। देखने में जरूर ये बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बात लग रहा हो, लेकिन वास्तव में बहुत छोटा बात है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आप इसको कितना बड़ा लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको घर पर बनाने का। वैसे आज का वीडियो हम पब्लिक कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा यदि दिक्कत हो। और मान लीजिए जिनके पास मोबाइल नहीं है, बुक तो है ना, बुक खोल के देखिए, एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट ऐसा ही बहुत ढंग से बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। एमिलोज का भी, एमिलोपेक्टिन का भी, सेलुलोज का भी, सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जितना स्ट्रक्चर हम आज बना रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा यदि दिक्कत हो तो यहाँ दिन मत काटिए, घर पर इसको बनाइएगा, जगह छोड़ के आगे बढ़िए। हेडिंग डालिए सेलुलोज। और जो वीडियो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो रोका है यहाँ पर स्क्रीन पे। लिखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज भी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स में पाया जाता है, और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है सेलुलोज, और कहीं नहीं पाया जाता है। इसके बारे में जानिए, यह बीटा डी ग्लूकोज का अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है। अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। और इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, बस यही बात इसके बारे में है। लिखेंगे, लिखेंगे इट इज फाउंड इन
plants only. It is unbranched polymer of unbranched polymer of beta D glucose in which it is unbranched polymer of beta D glucose in which C1C4 glycosidic bonds are present. अल्फा डी और बीटा डी में क्या अंतर होता है ग्लूकोज में? एकमात्र अंतर होता है, किस पोजीशन पर? C1 पोजीशन पर। C1 पोजीशन पर अल्फा डी में OH नीचे रहता है और इसमें OH ऊपर रहता है। तो इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए फिर से आप थोड़ा देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर आपसे नहीं बनेगा। इसका स्ट्रक्चर एमिलोपेक्टिन से नॉर्मल है लेकिन बनाना उससे ज़्यादा कठिन। क्या यहाँ तक आप लिख चुके हैं? देखिए इधर, सबसे पहले एक बार फिर से आप बनाइए। पहले आप सोचिए अल्फा डी ग्लूकोज को। अल्फा डी ग्लूकोज बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके ध्यान में है भी। बताइए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता था, नीचे में OH, यहाँ पर OH, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर बस, बात बाकी तो सब चीज सेम है। OH H H OH, क्या होगा यहाँ, OH H H CH2। नंबरिंग कर दीजिए तो, ये आपका पहला कार्बन, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, और ये है पांचवा, और ये छठा। अभी जो बनाए हैं ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि अल्फा रहता तो OH नीचे रहता। बीटा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है तो इसी को बनाना भी पड़ेगा। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक मॉलिक्यूल इसी के जैसा, दूसरा मॉलिक्यूल इसी के जैसा, तीसरा मॉलिक्यूल और इसी के जैसा चौथा मॉलिक्यूल। अभी सब मॉलिक्यूल अलग अलग है, अभी किसी को हम जोड़े उड़े नहीं है, लेकिन आप ये तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से जुड़ेगा। C1C4 से जोड़ना है तो C1C4 के OH को हटा के O लगा दीजिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। यानी कहाँ कहाँ मिटा दें बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इस सब जगह पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो। देखिए तो, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, इस सब को आप देख लीजिए, ढंग से बॉन्ड बना दीजिए। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सुनिए, ये यहाँ पर रुकेगा थोड़ी, ये इसी तरह से बनता हुआ आगे बढ़ जाएगा। कम से कम कितना मॉलिक्यूल, यहाँ भी नहीं रुकेगा, यहाँ पर भी O के साथ जुड़ता हुआ भागेगा ये आगे। इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलोज। हम तो बना दिए धरफरी में, अब आप अपना देख लीजिए। नहीं देखो, हमारा कोई दोष नहीं है, हम एकदम दोषी नहीं है, हमारा सिलेबस ही यही है तो जो है पढ़ा रहे हैं। इसको भी घर पर बनाइएगा, इसको भी घर पर ही बना लीजिएगा, वीडियो पब्लिक रहेगा ही, देख लेना। वैसे वैसे सुनो, इधर हमारी बात सुनो, अरे प्लीज शांत हो जाओ यार।
वैसे तुमको जितना भारी दिख रहा है उतना भारी है नहीं, अभी तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कहाँ से किसको जोड़ना है, कहाँ जैसे इस स्ट्रक्चर को जब तुम कॉपी पर ड्रॉ कर रहे होगे तो कैसे बनाना है हम बताते हैं, ये फोटो कैसे अच्छा बनेगा ये बताते हैं। तुम क्या करना, इधर देखो, एकदम अपर कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर सबसे पहले तुम ये वाला स्ट्रक्चर खींच लो। एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर खींच के ऊपर पर ओ है, ओ के साथ तो ये वाला बनेगा और नीचे क्या है, एच। अब तुमको ये सब जो बॉन्ड है जहां है वहां तो जो है वो तो दिखा ही दोगे। इसमें क्या करना, इसको आगे बढ़ा के ओ से जोड़ दो और ओ से फिर आगे बढ़ा दो और फिर यहाँ पर एक रिंग ले लो। समझ में आया कि हम क्या बोल दिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ा के एक रिंग जोड़ दो, फिर इसको आगे बढ़ा दो, और जरूरी नहीं है कि चार ही तुम बनाओ, फिर इसको जोड़ के यहाँ पर ऑक्सीजन। अब बताइए तीसरा से फोटो नहीं ढंग का बन जाएगा। फोटो बन क्या जाएगा, हम दोबारा इसको बना चुके हैं बिना कॉपी किए हुए भी। बाकी इन सब जगह को भरना तो आसान है, ये तो आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें यहाँ पर क्या भरना है, और यदि ये अभी तक नहीं पता है, कौन चीज रहे हो तो देखना भी बंद कर दो। तो ये बनाने का तरीका है, हम आपको कॉपी पर बनाने के लिए बता दिए, जहां पर आप इसको कॉपी नहीं कर सकते थे, यहाँ जैसे हम सेलेक्ट करके कर लिए कॉपी पेस्ट। तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखेंगे ग्लाइकोजन। कल सबका हम कॉपी चेक करेंगे कि कैसा फोटो बना हुआ है। अपने मुंह जैसा मत बना लेना, सुंदर बनाना। समझा रहे, बानर। हाँ, लिखेंगे। देखिए, ग्लाइकोजन फाउंड इन एनिमल बॉडी इन फॉर्म ऑफ carbohydrate. It is similar to amylopectin, but it is more branched with respect to amylopectin. With respect to ग्लाइकोजन और एमिलोपेक्टिन सेम टाइप का चीज है, अंतर बस छोटा सा है। इसमें ब्रांचिंग थोड़ा कम होता है और उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है। तो स्ट्रक्चर बनाने वाला जितना भी काम था वो खत्म हो गया। अब आगे का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फिर होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, फिर होगा एमिनो एसिड प्रोटीन, फिर होगा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसको तो अभी खत्म करेंगे। इसमें मात्र दो गो बातें हैं, सुन लो इधर, और वो दोनों बात तुम जानते हो। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। किसका, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। तो इसमें प्योर स्टेट में नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तब, स्टार्च तो शुद्ध रूप से अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ चीज है, उसमें एमिलोज भी है और एमिलोपेक्टिन भी है, दोनों का दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, ग्लूकोज देगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो कॉमर्शियली उसी मेथड से बनाया जाता है ग्लूकोज जो हम तक आप तक पहुंचता है यूज करने के लिए। लिखेंगे नंबर एक, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस sucrose on hydrolysis gives
इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड मिला के वाटर में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। ये देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? C6H12O6, ये पहले भी आप लिख चुके हैं। इसका भी होता है C6H12O6। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये होता है C12H22O11। वाटर का एडिशन होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या दो बढ़ जाती है, दो हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की। दूसरा है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, by acidic hydrolysis of starch at 373 Kelvin temperature and 2 to 3 atm pressure, pure glucose is formed. It gives by acidic hydrolysis of starch at 373 Kelvin temperature and 2 to 3 atm pressure, pure glucose is formed. इस मेथड में कोई मिक्सचर नहीं बनता, इसमें कुछ भी साइड से नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? ग्लूकोज। ये इसका इंपॉर्टेंट मेथड है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आया है। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन एक आध बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। अब इसको हम केमिकल रिएक्शन के तौर पर कैसे दिखाएंगे उसको आप समझिए पहले। देखो तो यहाँ अभी जब हम एमिलोज और एमिलोपेक्टिन बना रहे थे तो हम क्या किए थे? सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाए। अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6। अभी जो हम इस बात यहाँ बोले हैं, क्या लिखा हुआ है कि स्टार्च का ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और प्योर ग्लूकोज मिलेगा। हम इसी को ना रिएक्शन के साथ दिखाना चाहते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। तो ग्लूकोज जब प्योर था, अलग अलग था, जब उसका पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ था तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6। लेकिन जब आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिए तो उससे एक वाटर को आप निकाल दिए, वाटर को निकाल दिए तो बचा क्या? बताइए। C6H10O5। और इसका एक मॉलिक्यूल नहीं, ये सब तो आपस में जुड़ा हुआ था ना। जैसे मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल को आप जोड़े तो 100 मॉलिक्यूल वाटर निकला होगा, तो 100 मॉलिक्यूल निकला होगा तो यहाँ पर होल कितना लग जाएगा? 100। अब मान लीजिए कि आप 300 को जोड़ दिए आपस में तो होल कितना लग जाएगा? 300। और जितना को आप जोड़े उतना ही उधर ग्लूकोज बनेगा यदि आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम यहाँ पर कोई प्रॉपर नंबर ना लेकर उसको हम एन से इंडिकेट कर दें। हम इसको कह देते हैं होल एन। काहे कि जरूरी थोड़ी है कि 200 हो, 300 हो सकता है कि 500 हो, 1000 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकती है संख्या ये। तो इस तरह से स्टार्च को जब केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिखाना होता है तो उसको हम दिखाते हैं C6H10O5 का होल एन, जहां पर एन का वैल्यू हमेशा या तो 10 के बराबर, सॉरी, ये हमेशा एन कितना से बड़ा होगा? 10 से बड़ा, तब नहीं ये पॉलीसेकेराइड होगा। काहे कि 10 तक तो ओलिगोसेकेराइड है। तो ये क्या बन जाएगा? एन मॉलिक्यूल किसका? C6H12O6। अब फाइनली समझ में आया कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आज से पहले हम आपको बता देते ना कि स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन, तो आपको लगता है कि ये कैसा फॉर्मूला है? एन क्या है? एन कोई नंबर होना चाहिए ना। एन कोई फिक्स नंबर नहीं है, पॉलीमर है ये, उसमें बढ़ भी ये संख्या उसमें
बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो हे नहीं डाल के छोड़ दीजिए। यहां पर दो चार को रिएक्शन भेटाएगा जो याद करना पड़ेगा आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, या इसी हेडिंग को एक और नाम से जाना जाता है, कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता तो इस टॉपिक को हम स्किप कर देते। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज या कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल नो कॉपी सब अपना अपडेट करके लाना, फोटो बढ़िया बना हुआ होना चाहिए, टेढ़ बाकुल टांगुर मांगुर मत बना लेना। समझा रहे शिवम? समझा? फोटो सब बढ़िया आता है ना तुम्हारा, या वो कॉपी पर जो बनाओगे? ठीक है, देखते हैं।